चलिए, लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। और लास्ट क्लास में डिसबर्सल ऑफ रिफंड किया था हमने आपके साथ। हमने कहा था सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी या स्टेट टैक्स अथॉरिटी जो रिफंड ऑर्डर इशू करेगा वो सेंट्रल और स्टेट दोनों हो सकता है, लेकिन एक सिंगल अथॉरिटी है जिसको हम लोग कहेंगे पीएफएस, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली ऑटो सिस्टम है जहां पर ये पेमेंट ऑर्डर जाएगा, उसके बाद ये सारा काम करता है। इसके बाद हमने आपके साथ कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिफंड इन जनरल जब भी रिफंड अगर देगा तो सीधे या तो सैंक्शन करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर सैंक्शन कर दिया तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा, लेकिन एप्लीकेंट को मिल सकता है। तो एप्लीकेंट को मिलेगा तो बैंक में या फिर विथहोल्ड कर लेगा या डिडक्ट या एडजस्ट करेगा। तो इसी कहानी हमने की थी आपके साथ। फिर ये पूरा उसका एग्जाम्पल्स हमने लिया था डिडक्ट और उसका। इसके बाद हमने आज बाकी और भी बहुत सारी चीजें हमने की थी आपके साथ। अब आज जो हम लोग करेंगे वो रूल 89, बेसिकली सारा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। वो मैं निकाल लेता हूँ किताब में। रूल 89। तो रूल 89 को शुरू करने से पहले, किताब में पढ़ने से पहले, हमने कुछ स्लाइड्स में कुछ लिखा है, उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, हमने शुरुआत में क्या बताया था, रिफंड एप्लीकेशन कौन सा है, RFD 01 है और ये ऑनलाइन है। जब ऑनलाइन शुरू नहीं हुआ था तो ऑफलाइन में वो RFD 01A शुरू कर दिया था उन्होंने, लेकिन अब ये खत्म हो गया है क्योंकि ये टेम्पोररी मेजर था, ये खत्म हो चुका है। और सभी तरह के रिफंड, जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स, डीम्ड एक्सपोर्ट, किसी भी तरह का रिफंड हो RFD 01 में ही फाइल होगा। एक्सेप्ट, कुछ एक्सेप्शन बना दिया। एम्बेसीज को अगर फाइल करना तो सेक्शन 55 में कुछ खास फॉर्म्स के नाम दिए हुए, उसके थ्रू होगा। और अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं तो रूल 96 में जाएंगे। और ये बेसिकली शिपिंग बिल आपका एप्लीकेशन है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर सप्लाई टू SCZ कर रहे हैं विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई टू SCZ विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, कौन सा फॉर्म, कौन सा फॉर्म? वही सेम RFD 01। सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए रूल 96 है। जो SCZ ऑनलाइन अगर शुरू हो जाता है हमारा, तो मे बी ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। और मुझे याद आ गया ये ऑटोमेटिक ही होगा, क्योंकि नया जो फॉर्म आएगा ANX 1 ये सब, उसमें सारा ऑटो सिस्टम है, तो मे बी ऑटो हो जाएगा ये। लेकिन फिलहाल तो सप्लाई टू SCZ विद पेमेंट ऑफ टैक्स RFD 01 है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के लिए थ्रू रेस्पेक्टिव रिटर्न है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, NRTP, ये सब के लिए भी फॉर्म RFD 01 है, लेकिन इनको कहा गया है कि आप रिफंड तभी कर सकते हैं जब आपका बिजनेस कंप्लीटली बंद हो जाए, यानी कि जितने पीरियड के लिए आपने लिया है, और लास्ट रिटर्न जब आप फाइल कर रहे हो तब। तो मान लीजिए आपने 3 महीने के लिए बिजनेस लिया, 90 डेज के लिए हर महीने आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। जब लास्ट रिटर्न फाइल कर रहे होंगे अपना, जहां पर विचेवर इज अर्लियर है 7 डेज वाला, उस वक्त आप रिफंड के लिए क्लेम करेंगे। फिर सप्लाई टू SCZ कब फाइल करेगा? सप्लाई टू SCZ करते हैं तो कब आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना है? एट द टाइम ऑफ एंडोर्समेंट। यहीं से 2 साल काउंट करना है, तो एट द टाइम ऑफ एंडोर्समेंट। डीम्ड एक्सपोर्टर के केस में सप्लायर भी रिफंड फाइल कर सकता है और रेसिपिएंट भी रिफंड फाइल कर सकता है। और इनफैक्ट SCZ में भी, इसमें लिखा हुआ नहीं है, SCZ में भी अगर कोई सप्लायर SCZ को सप्लाई करता है तो सप्लायर भी रिफंड फाइल कर सकता है और SCZ भी रिफंड फाइल कर सकता है। करेक्ट है? अगर आप RFD 01 आप फाइल करते हैं, आप तो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर दिया, आपको क्या पता किसके पास जा रहा है ये आपका एप्लीकेशन, और गलती से पोर्टल किसी रॉन्ग जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को भेज देता है, तो 3 वर्किंग डेज में उसको करेक्ट जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को भेजना होगा, और इसके लिए वो कोई डेफिशिएंसी मेमो इशू नहीं करेगा। शेल नॉट कुछ, बस इतना ही। इसके बाद मैं एक बार पढ़ लेता हूं, उसके बाद बात करते हैं आपसे।
खाली थ्योरी है, याद रखिएगा, इसलिए थोड़ा सा बोर्डम जरूर आएगा अंडरस्टैंडिंग। तो सिंपल लाइन लिखी हुई है, तुरंत आपको भी समझ में आ जाएगा। एनी पर्सन, चाहे सप्लायर हो या रिसिपिएंट हो, एक्सेप्ट द पर्संस कवर्ड अंडर द नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 55 यानी कि एम्बेसीज वाले, क्लेमिंग रिफंड ऑफ एनी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट पेड बाय हिम, यानी किसी भी तरह का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो अदर देन रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। तो दो एक्सेप्शन बना दिए, एम्बेसीज वाले और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स। मे फाइल एन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन RFD 01 थ्रू द कॉमन पोर्टल इधर डायरेक्टली और थ्रू दिस है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये एप्लीकेशन फाइल करना आपके लिए कंपलसरी है, या फिर अगर रिफंड बनता है तो फाइल करेंगे वरना नहीं करेंगे? सही बात है या नहीं? और ये बात इंपॉर्टेंट है। मैं आपका सर्कुलर दिखलाऊंगा, सर्कुलर में कहा नहीं आपको फाइल करना ही पड़ेगा, मैं आपको दिखलाऊंगा। राजेश जी, कल की क्लास में तो मतलब पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया ही था ये बात कि अब सिंगल अथॉरिटी है, पब्लिक PFMS के थ्रू ही सारा, सेंटर और स्टेट सारा पैसा उसी के थ्रू जाएगा। प्रोवाइडेड दैट एनी क्लेम फॉर रिफंड relating to balance in the electronic cash ledger in accordance with the provisions of 49 subsection 6 may be made through the return furnished for the relevant tax period in 3 और 3B, अगर कंपोजिशन वाला है तो 4 के थ्रू, और TDS वाला है तो GSTR 7 के थ्रू। ये जो GSTR 4 है, इन्होंने इसको चेंज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के डेट में GSTR 4 एनुअल हो चुका है, तो क्या कंपोजिशन वाला एनुअल रिफंड क्लेम करेगा? वो तो CMP 08 जो क्वार्टरली फाइल करता है उसी के थ्रू करना चाहिए उसको। तो दे हैव नॉट चेंज इट। और प्रैक्टिकली आपको बता दूं, मुझे नहीं लगता ये सारे फॉर्म्स के थ्रू आप कैश लेजर का वाला रिफंड क्लेम करते हैं, आप इसके लिए भी RFD 01 ही अप्लाई करते हैं। तो ये पोर्टल की खामी है, लेट अस सी कब तक ठीक होगा। नाउ provided further that in respect of supplies to a special economic zone unit or developer, the application for refund shall be filed by the supplier of goods after such goods have been admitted in full in the special economic zone for authorized operations as endorsed by the specified officer of the zone। तो सप्लायर SCZ को सप्लाई करता है, ये इसके पास पहुंच जाए, उसका इनवॉइस में एंडोर्समेंट होना चाहिए। एंडोर्समेंट जनरली होता नहीं है, लेकिन इसके लिए ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था, ये वाला एक पोर्टल शुरू कर रहे हैं। सप्लायर ऑफ सर्विसेज along with such evidence regarding receipt of services for authorized operations as endorsed by the specified officer of the zone। अब जब बार बार वो ऑथराइज्ड ऑपरेशंस लिख रहा है, यानी कि आप किसी भी तरह का गुड्स अगर आप SCZ को सप्लाई करते हैं या किसी भी तरह का सर्विसेज आप SCZ को सप्लाई करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ऑथराइज्ड ऑपरेशंस के लिए हो। तो ऑथराइज्ड ऑपरेशंस के लिए ही SCZ में सप्लाई करेंगे तभी रिफंड मिलेगा। अब ये ऑथराइज्ड ऑपरेशंस क्या है, ये आपको SCZ एक्ट में देखना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज कवर्ड है फिर भी। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट्स, the application may be filed by the recipient of the deemed export supply or the supplier of deemed export supply in cases where the recipient does not avail the input tax credit on such supplies and furnishes an undertaking to the effect that the supplier may claim the refund। तो सप्लायर डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहा है और वो 100+10 में करता है, तो ये रिफंड क्लेम कर लेगा 10 रुपए का। ये ITC न ले ना, ये 10 रुपया इससे कलेक्ट करे, तो इनवॉइस में नजर जरूर आएगा लेकिन कलेक्शन नहीं होगा। जैसे एक्सपोर्ट में होता है, एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। तो सप्लाई ये एक्सपोर्ट करता है USA में, यहाँ टैक्स तो लिखता है वो 100+10 = 110, लेकिन इससे कलेक्ट थोड़ी करता है। लेकिन ये 10 रुपया खुद अपने पॉकेट से पे करता है और फिर रिफंड क्लेम कर लेता है। लेकिन डीम्ड एक्सपोर्ट में तो डोमेस्टिक कहानी है, ये सप्लायर और रिसिपिएंट बोथ आर रजिस्टर्ड इन इंडिया। ये इसको अगर इनवॉइस इशू करता 100+10 का, तो बहुत बड़ा चांस है कि ये 10 रुपया, ये सप्लायर 10 रुपया इससे कलेक्ट कर ले, प्लस ये इसका ITC क्लेम कर ले। अगर ऐसा हो गया तो रिसिपिएंट क्लेम करेगा। अगर नहीं होता है, मान लो 10 रुपया ये कलेक्ट नहीं करता,
क्योंकि इसके इनवॉइस में नजर आता है तो ये गलती से रिफंड आईटीसी क्लेम कर सकता है, तो ये अंडरटेकिंग लिख के देता है कि आईटीसी भी क्लेम नहीं करूंगा, तो ये क्लेम कर लेगा, ये रिफंड क्लेम कर लेगा 10 रुपया का, और वैसे ही चलेगा। मान लीजिए इसके पास आईटीसी पड़ा हुआ 8 रुपया, तो 10 माइनस 8 कितना होता है, 2 रुपया कैश में देगा और 10 रुपया रिफंड क्लेम कर देगा। सही बात, ठीक है। Provided also that the refund of any amount after adjusting the tax payable by the applicant out of the advance tax deposited by him under section 27 CTP and RTP at the time of registration shall be claimed in the last return required to be furnished by him. Correct है? इसके बाद मैंने रॉन्ग जुरिस्डिक्शन का बता ही दिया आपको। आपको याद करने के लिए आपको यही याद करना है कि कोई भी पर्सन रिफंड क्लेम करेगा तो RFD 01 में क्लेम करेगा। एम्बेसी और पेमेंट ऑफ टैक्स उसके लिए अलग फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के लिए भी अलग फॉर्म है। फिर यहां से इन्होंने चेंज करना शुरू किया, CTP और NRTP लास्ट रिटर्न में रिफंड क्लेम करेंगे। सप्लाई टू SEZ कब रिफंड क्लेम करेगा, एट द टाइम ऑफ एंडोर्समेंट डीम्ड एक्सपोर्टर में सप्लायर रिसिपिएंट रॉन्ग जुरिस्डिक्शन ऑफिसर। बस इसके बाद अच्छा, इसमें कहीं भी लिखा हुआ है, हमने पूरा 89 पढ़ लिया, कहीं भी लिखा हुआ है कि वो मंथली फाइल करेगा रिफंड? नहीं। सेक्शन 54 में एक बात लिखी हुई है, क्या कि रिफंड फाइल करेगा रिलेवेंट डेट से 2 साल के अंदर, वो भी सब्सटैंटिव प्रोविजन में लिखा हुआ है। तो सिर्फ कंडीशन मेरा एक ही है कि मैं रिलेवेंट डेट से 2 साल के अंदर रिफंड फाइल करूंगा। मैं हो सकता है कि 1 साल का रिटर्न मैं एक साथ फाइल कर दूं, कोई दिक्कत आपको? क्या 54 या रूल 89 कहीं भी रोक रहा है मैं 1 साल का एक साथ रिफंड फाइल करूं? या मैं हर महीने एक रिटर्न फाइल करता रहूं, या क्वार्टरली बेसिस पे करूं, हाफ ईयरली बेसिस पे करूं, 2 साल का मैं एक साथ रिफंड फाइल करूं? कहीं भी कुछ भी रोक है नजर आ रहा है आपको? कहीं कोई रोक नहीं, कहीं कोई रोक। तो रिफंड कैन बी फाइल्ड बाय मी एट एनी टाइम। बस एक ही कंडीशन है कि 2 साल के अंदर फाइल करना पड़ेगा, और कोई कंडीशन नहीं। 2 साल के बाद फाइल करेंगे तो लायबल टू बी रिजेक्टेड, और कोर्ट भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि ये सेक्शन 54 की बात है। सब्सटैंटिव प्रोविजन में, एक्ट में लिखा हुआ, रूल में नहीं लिखा हुआ, एक्ट में लिखा हुआ। दूसरा, रिफंड देना ये राइट नहीं है, या रिफंड लेना आपका राइट नहीं है। जो पेमेंट कैश में होगा और वह कैश लेजर में जाएगा, और आईटीसी का रिफंड फाइल क्रेडिट लेजर में। राजेश जी इसको डिस्कस करेंगे, ये अलग रूल 92 में है, विल डिस्कस दैट। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। अब सर्कुलर क्या कर सकता है, देखिए सर्कुलर क्या कहता है। अच्छा, वैसे जनरली लोग रिफंड कब फाइल करना चाहेंगे? मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस, या 2 साल में एक साथ, हाफ ईयरली, कब फाइल करना चाहेंगे? मंथली, क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए। आईटीसी में पड़ा हुआ तो पॉइंट है, उसको तो इनकैश करवाना है। सही बात है यार ये। तो उसको इनकैशमेंट मंथली चाहिए ताकि उसका बिजनेस रन हो सके, नहीं तो पैसा तो ब्लॉक पड़ा हुआ उसका आईटीसी में। अब देखिए सर्कुलर उन्होंने निकाला, और सर्कुलर में उन्होंने कुछ बातें कही। वो क्या कही कि बोला, जिस दिन आप रिफंड फाइल कर रहे हो उस दिन तक आपका, मान लीजिए रिफंड आपने ये फाइनेंशियल ईयर 1, ये फाइनेंशियल ईयर 2, ये रिलेवेंट डेट, ये 2 साल यहां खत्म हो रहा है। जिस दिन आप रिफंड फाइल कर रहे हो उस दिन पहले तक का सारा रिटर्न शुड बी फाइल्ड, ऑल रिटर्न शुड हैव बीन फाइल्ड। ये फर्स्ट कंडीशन, सर्कुलर पढ़ रहा हूं। Whenever an application for refund is filed, all return before the date of filing of application of refund should be filed for every kind of refund. हर रिफंड में
मान लीजिए आपने रिफंड एप्लीकेशन यहाँ दे रहे हैं और आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर, इसका रिटर्न चले जाना चाहिए। अब आपकी मर्जी है, रिफंड आप इस पीरियड के लिए फाइल करें, इस पीरियड के लिए फाइल करें, या इस पीरियड के लिए फाइल ना करें, दैट इज योर चॉइस। या फिर क्लबिंग करके सारा फाइल कर दे, दैट इज योर चॉइस। Refund can be applied either monthly or clubbing different tax periods, either in the same previous year or in different financial year, in the same financial year or in different financial year। कहने का मतलब, क्या आप मार्च और अप्रैल का, मार्च फाइनेंशियल ईयर 1, अप्रैल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, क्या इसका क्लबिंग करके फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस, कर सकते हैं। इन्होंने इससे पहले एक सर्कुलर निकाल दिया था, बोला डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर आप क्लबिंग नहीं कर सकते। फिर दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया और वो बोला कि दिस सर्कुलर इज ओवरराइडिंग द एक्ट। जब रूल्स और नोटिफिकेशन, रूल्स और एक्ट कहीं कुछ नहीं कह रहा है कि कैसे फाइल करना है, सर्कुलर में बता रहा है कि कैसे फाइल करना है, तो दैट इज ओवरराइडिंग द एक्ट और रूल्स। So now they have amended the circular and they have said we agree with the court and now you can club। ये 2020 का एक सर्कुलर है, मैं अभी पढ़ूंगा, उसमें आया है। फिर ये लिखता है रिफंड एप्लीकेशन नीड नॉट बी फाइल्ड क्रोनोलॉजिकली, यानी कि अप्रैल, मई, जून ये सब का फाइल करना जरूरी नहीं है। मान लीजिए एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स है, वो अगस्त में हुआ और इससे पहले वाले मंथ में नहीं हुआ, तो क्या जबरदस्ती मैं रिफंड एप्लीकेशन फाइल करता हूं? यहाँ पर डीम्ड एक्सपोर्ट मैंने किसी मंथ किया, किसी मंथ नहीं किया, तो मैं जबरदस्ती फाइल करता रहूं? तो दैट इज नॉट नेसेसरी। रिफंड एप्लीकेशन नीड नॉट बी फाइल्ड क्रोनोलॉजिकली। इट मींस एप्लीकेंट कैन स्किप फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट मंथ्स या डिफरेंट पीरियड्स। करेक्ट है? लेकिन इन्होंने एक बात लिख दी, हाउएवर इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, चाहे वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो, सप्लाइड टू एससीजेड हो और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, रिफंड क्लेम शुड बी फाइल्ड क्रोनोलॉजिकली। ये हर मंथ फाइल होना चाहिए। किसी मंथ अगर आपका रिफंड नहीं बनता है तो निल फाइल कीजिए, लेकिन फाइल कीजिए। आया? मैं फिर से बोल रहा हूं, पहला, जिस दिन आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, किसी भी तरह का रिफंड का सारा रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए उस दिन तक का। दूसरा, आप रिफंड एप्लीकेशन मंथली फाइल करें या क्लबिंग करके करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, क्रोनोलॉजिकली जरूरी नहीं है। चौथा, लेकिन जीरो रेटेड सप्लाई या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए क्रोनोलॉजिकली जरूरी है। फोर्थ पॉइंट, इसमें कुछ पूछना है राजेश जी? मतलब स्किप नहीं कर सकते। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो अप्रैल फाइल किया, मई फाइल करना जरूरी है, जून फाइल करना है जरूरी है, यहां फाइल नहीं किया और यहां फाइल करेंगे तो आपको रिफंड नहीं देंगे। बोलेंगे यहां का भी आप रिफंड फाइल कीजिए, या फिर आप क्लब करके फाइल कीजिए, क्लब करके फाइल कीजिए। मैंने यहां एग्जांपल्स लिए हैं, देखिए। मतलब अप्रैल फाइल्ड, मई, जून, जुलाई फाइल्ड, अगस्त नॉट फाइल्ड। ये अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई है। जीरो रेटेड सप्लाई का ये वाला है, अदर देन जीरो रेटेड। क्या वो सितंबर में रिफंड फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता? यस और नो? मान लीजिए असेसमेंट वाला रिफंड है, प्रोविजनल असेसमेंट टू फाइनल असेसमेंट वाला रिफंड है, फाइल कर सकता है नहीं कर सकता? कर सकता है। करेक्ट है? अब क्वार्टरली वाले केस में, जो जीएसटी R1 जिनका क्वार्टरली जाता है, कैश लेजर में तो कभी भी फाइल कर सकता है। क्वार्टरली का अगर केस है, देखिए क्वार्टरली जीएसटी R1 अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो अप्रैल में जून का फाइल कर दिया रिटर्न, क्योंकि रिटर्न भी पूरा फाइल होना चाहिए। तो आपने अप्रैल में जून का, ये रिटर्न नहीं याद रखेंगे, रिफंड फाइल कर दिया आपने,
रिटर्न ऑल फाइल्ड है। जुलाई अगस्त सितंबर का आपने फाइल नहीं किया, क्या रिफंड फाइल नहीं किया, क्या अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एक साथ वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता? यस, पॉसिबल है। लेकिन अब आइए जीरो रेटेड सप्लाई या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में। अप्रैल फाइल किया, मई जून जुलाई भी फाइल कर दिया, अगस्त में नहीं फाइल किया रिफंड, क्या सितंबर में वो रिफंड फाइल कर सकता है? नहीं फाइल कर सकता। लेकिन अगर उसको फाइल करना है तो अगस्त सितंबर का एक साथ फाइल करना होगा, या फिर अगस्त में वो नील रिटर्न फाइल, नील एप्लीकेशन फाइल कर दे रिफंड का, और फिर सितंबर में एप्लीकेशन फाइल कर दे रिफंड का। करेक्ट। उसके बाद मान लीजिए सबका फाइल किया, वो मार्च अप्रैल सॉरी फरवरी मार्च अप्रैल मई का क्लब करके फाइल करना चाह रहा है, वो पॉसिबल है या नहीं है? यस, ये पॉसिबल है। तो हमने आपके साथ ये पूरा, ये देखिए 125 44 2019 18 नवंबर 2019 का सर्कुलर है, 4.6 7 पैराग्राफ 8 पैराग्राफ, ये सब लिखा हुआ, मैंने बोल्ड किया हुआ, क्लबिंग, जीएसटी अवान, सक्सेसिव क्वार्टर्स, क्रोनोलॉजिकली, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद ये जो आया था 13 अप्रैल 2020 में, बंचिंग ऑफ रिफंड क्लेम्स अक्रॉस फाइनेंशियल ईयर, मास्टर सर्कुलर का नाम चेंज कर दे, क्या कर दें? अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये एक सर्कुलर आया, बोला मिसेस पीताम्बर बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसमें एक जजमेंट आया, और जजमेंट को जब मास्टर सर्कुलर में लिखा हुआ था कि बंचिंग डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में बंचिंग अलाउड नहीं है, तो ये ओवरराइड कर दिया, सर्कुलर्स कैन सप्लाइंट बट नॉट सप्लीमेंट द लॉ। तो ये फिर उसी का लिखा हुआ है, the issue has been examined and it has been decided to remove the restriction of clubbing of tax period across financial years। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आज, ये कब का है? 13 अप्रैल 2020 है, तो मुझे अगर आज अप्लाई करना है, आज डेट क्या है? 29, कुछ भी डेट है मान लीजिए, मुझे आज अप्लाई करना है इस पीरियड का रिफंड क्लबिंग करके, तो पॉसिबल है या नहीं? मुझे एक बात बताइए, जिसने पहले ही अप्लाई कर दिया था फरवरी मार्च अप्रैल मई का बंच करके, क्लब करके, क्या अब डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलर है। लॉ तो 1 जुलाई 2017 से एज इट इज चला आ रहा है, सर्कुलर कानून तो है नहीं। अगर किसी का ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है बाय वे ऑफ डेफिशिएंसी मेमो बिकॉज ऑफ दिस, तब उनको क्या वो अब दोबारा उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे, डेफिशिएंसी मेमो रिमूव करेंगे, या आपको दोबारा से आपको अप्लाई करना पड़ेगा? ये तो अब डिपार्टमेंट का कॉल है, ये डिपार्टमेंट का कॉल है। ठीक है। अब देखिए, ये बंचिंग क्लबिंग नहीं करने दे रहे थे, प्रॉब्लम क्या आ रही थी? मार्च में मेरा परचेजेस 10 था, मैं मार्च में खरीदता था और अप्रैल में एक्सपोर्ट करता था, पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? अब मार्च में खरीद के अप्रैल में एक्सपोर्ट करता था, मुझे रिफंड ही नहीं मिलता था, क्योंकि मुझे बंचिंग अलाउड ही नहीं था, क्लबिंग अलाउड ही नहीं था। अब
बिकॉज ऑफ सर्कुलर और बिकॉज ऑफ पीताम्बर केस लॉ बंचिंग अलाउड है, तो मैं रिफंड अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? परचेज 10 एक्सपोर्ट 20 मुझे मिलेगा, करेक्ट है? इसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से मुझे एक बात आपसे डिस्कस करनी है। मुझे एक बात बताइए आप, मैं एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करता हूं और मैं एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स भी करना चाह रहा हूं। अब विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है तो RFD 01 है और ये रूल 96 है, शिपिंग बिल। क्या मैं अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल में मैं रूल 89 के थ्रू करूं, मई में 96 के थ्रू करूं, फिर 96 फिर 89, इज इट पॉसिबल टू अल्टरनेट द रिफंड क्लेम? यस, लॉ कहीं नहीं रोक रहा, मैं अल्टरनेट कर सकता हूं। बट हाउ टू एक्सरसाइज दिस चॉइस, ये चॉइस कैसे एक्सरसाइज करेंगे आप? हाउ टू एक्सरसाइज दिस चॉइस? तो मैंने उसका एक स्लाइड बनाया, मैं आपको दिखाता हूं। Can applicant can alternate between the payment of tax and without payment of tax? तो यस, अप्रैल मई जून जुलाई, ये देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। अप्रैल में ITC 100 है, आउटपुट टैक्स ऑन जीरो रेटेड सप्लाई अगर आप पे करते हैं तो 100 है। हो सकता है आपने ज्यादा खरीद लिया, कम एक्सपोर्ट किया, इसलिए टोटल 100 आ गया। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? मैं फिर से बोल रहा हूं, आपने ज्यादा परचेज किया, कम एक्सपोर्ट किया, बाकी गुड्स आर लाइंग इन स्टॉक, तो आउटपुट टैक्स ऑन जीरो रेटेड सप्लाई 100 बना और ITC 100 बना। ये 10,000 का परचेज किया जिसपे 100, यहाँ पर 1,000 रुपए का एक्सपोर्ट किया जिसपे 100 रुपया लगा। जल्दी बताइए प्लीज, पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? पॉसिबल है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं रूल 89 विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स या रूल 96 विद पेमेंट ऑफ टैक्स? अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, जिन्हें जीरा ध्यान से देखिएगा। मैं अगर विद पेमेंट ऑफ टैक्स करता हूं तो मेरा आउटपुट टैक्स कितना है? 100। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? 100। मुझे टैक्स कितना देना पड़ेगा कैश में? 0 देना पड़ेगा। और ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली, मतलब कैश 0 दे के मुझे 100 रुपीज का रिफंड मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं रूल विद पेमेंट ऑफ टैक्स जाऊंगा रूल 96 में। सही बात है या नहीं? अब यहां देखिए, मान लीजिए मई में गया 10 है, आउटपुट टैक्स आपका 80 है, आपने खरीदा कम लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा किया। अब यहां देखिए, अगर आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स जाते हैं तो 80 माइनस 10 मिल तो गया। आप विद पेमेंट, जिन्हें से विद तो मिल, विद पेमेंट ऑफ टैक्स में आपको 100 रुपीज का ये आपको एनकैश तो हो गया, ये आपको रिफंड मिल गया इसका पूरा। आपको 0 टैक्स देना पड़ा, कैश में तो आपको कुछ नहीं देना पड़ा। लेकिन अब मई में आइए, मई में ITC 10 है और आउटपुट टैक्स 80 है। अब 80 माइनस 10, 70 रुपया कैश देंगे तब जाके आपको 80 रुपया मिलेगा। इससे अच्छा आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में जाइए, इनके LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू, रूल 89। यहां पर 20 है, यहां 200 है, अगेन LUT में जाइए, है ना? और यहां 50 है, यहां 50 है, पेमेंट ऑफ टैक्स में जाइए। तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये पहला है, फर्स्ट है। दूसरा
अगर आप 89 में रिफंड ऑफ आईटीसी लेते हैं, हाँ अल्टरनेट मंथ वाइज जा सकते हैं, लेकिन क्रोनोलॉजिकली होना चाहिए। एलयूटी तो आप एक साल पहली बार फाइल कर देंगे पूरे साल के लिए, फिर आपकी मर्जी, आप उसको यूज करें या ना करें। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप रूल 89 के थ्रू जाते हैं, यानी कि विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में जाते हैं, तो किस आईटीसी का आपको रिफंड नहीं मिलता? किस आईटीसी का रिफंड नहीं मिलता? कैपिटल गुड्स के आईटीसी का। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जाता है तो रिफंड नहीं मिलता, लेकिन विद पेमेंट ऑफ टैक्स जाता है तो इसका रिफंड मिलता है, हाँ या ना? यस। अब अगर किसी मंथ में आपने, मान लीजिए अगस्त महीने में आपने जम भर के कैपिटल गुड्स के खरीदा हुआ है, मैं ये दिखाता हूं। मान लीजिए अगस्त महीना है, आपने इनपुट का जीएसटी है मान लीजिए 10, इनपुट सर्विसेज का जीएसटी है मान लीजिए 20, इन कैपिटल गुड्स का जीएसटी है मान लीजिए 100, और आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है मान लीजिए 150 का जीएसटी आता है, या 300 का जीएसटी आता है। अब आपको पता है कि कैपिटल, अगर मैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जाता हूं तो मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसका एनकैशमेंट नहीं होगा, ये मुझे रिफंड नहीं मिलेगा, नो रिफंड। तो ख्याल रखिएगा, इसका ख्याल रखिएगा। और विद आईजीएसटी जाते हैं तो ये भी सोच लिया, विद आईजीएसटी जाते हैं तो 100, 20 और 10 कितना होता है? 130, यानी कि आपको 170 रुपीज कैश देना पड़ेगा। तो ये आपको सोचना होगा। लेकिन अगर ये 300 नहीं है, ये 130 है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो गया। 130 माइनस 130 इक्वल टू 0, 0 कैश दीजिए, 130 पूरा वापस। कैपिटल अलाउ करती है या नहीं, मतलब राजेश जी अभी भी नहीं समझे 130 और एलयूटी। नहीं, लॉ अलाउ कर रहा है, लॉ अलाउ कर रहा है। लॉ क्या कहता है, देखिए मैं फिर से बढ़ता हूं, देखिए लूप होल नहीं है, लॉ अलाउ कर रहा है। हमने शुरू से रिफंड का मतलब भी, रिफंड का एक्चुअली हम रूल्स में क्यों देखें, हम सीधे अगर रिफंड का डेफिनेशन जो सब्सटेंटिव लॉ है सेक्शन 54, अगर उसी में देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ रिफंड का मतलब? रिफंड इंक्लूड्स टैक्स पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाई। अब इसमें लिखा हुआ अदर देन कैपिटल गुड्स, ये सब नहीं लिखा हुआ, ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। लेकिन जब ये लिखता है टैक्स पेड ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन मेकिंग सच जीरो रेटेड सप्लाईज, लॉ नहीं, ये तो कैपिटल और पंजी, पंजी क्या होता है? लूप होल नहीं है जिनेश जी। साफ साफ 1 जुलाई 2017 से लिखा हुआ आ रहा है, कोई लूप होल नहीं है। दूसरा, यहां देखिए, अब सेस के बारे में आपको याद है कि इनवर्ड सप्लाई पे सेस लग रहा है, लेकिन आउटवर्ड सप्लाई पे सेस नहीं लग रहा है। तो हमने बताया था कि सेस का रिफंड आपको तभी मिलेगा जब आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जाते हैं।
विद पेमेंट ऑफ टैक्स जाता है तो नहीं मिलता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, सेम मंथ में आपका इनवर्ड सप्लाई कैपिटल गुड्स का भी है, इनवर्ड सप्लाई सेस का भी है, ये भी 100 है, ये भी 100 है। तो एक विद पेमेंट ऑफ टैक्स गए तो सेस से हाथ धो बैठे, और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स गए तो कैपिटल गुड्स के आईटीसी के साथ हाथ धो बैठे। तो ये चॉइस तो हो ही नहीं सकती है, बड़ा मुश्किल है, ये भी 100 है, ये भी 100, 100 तो जाएगा ही जाएगा। तो प्लान आपको ऐसे करना पड़ेगा कि सेम मंथ में कैपिटल गुड्स और सेस का इनवर्ड सप्लाई ना हो, या सेम पीरियड में, जिस पीरियड में आप रिफंड अप्लाई कर रहे हैं उस पीरियड में दोनों का इनवर्ड सप्लाई ना हो। प्लान योर अफेयर्स इन सच ए वे दैट बोथ सेस एंड कैपिटल गुड्स आर नॉट परचेज इन द सेम रिलेवेंट पीरियड, तभी पॉसिबल है। थैंक यू जिनेश जी। विद पेमेंट ऑफ टैक्स वेदर टू अप्रोच कस्टम, नहीं राजू जी, कस्टम ऑफिसर को नहीं अप्रोच करना पड़ता, सीधे शिपिंग बिल फाइल कीजिए, सब कुछ ऑटोमेटिक ही है। और हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम आखिरी में, किसी दिन समय मिलेगा तो, ये सारा प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है। और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, शिपिंग बिल फाइल करते हैं आप, इधर आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, ये दोनों डेटा आपस में मैच होता है बैक में। आपका इनवॉइस नंबर जो आपने यहां दिया है, एक्सपोर्ट इनवॉइस यहां भी डालेंगे, एक्सपोर्ट इनवॉइस यहां भी डालेंगे, तो एक एक चीज मैच करनी चाहिए, जैसे मैच करेगी आपको रिफंड दे देते हैं। सेम मंथ में पॉसिबल नहीं है, वही तो कह रहा हूं राजेश जी, सेम मंथ में एलयूटी और विद पेमेंट ऑफ टैक्स पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि 15 दिन के लिए मैं ये कर देता हूं, 15 दिन के लिए ये कर देता, दैट इज नॉट पॉसिबल। करें आगे। तो ये हो गया। अब हम लोग कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग ऑफ रिफंड। अगेन ये थोड़ा सा बोर्डम है, लेकिन एक बार करते हैं। हमने ये आपके साथ सेक्शन 54(4) में भी किया था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हमने कहा था हर केस में कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसको रिलेवेंट डेट से 2 इयर्स देखना है, तो उसके लिए रिलेवेंट डेट कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है, शिपिंग बिल, ये सब, एफआईआरसी के सर्टिफिकेट्स या बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट्स, करेक्ट है या नहीं है, एंडोर्समेंट बाय एससीजेड, प्लस उसको रिफंड देना है किसका, आईटीसी का। यानी कि आपके इनवर्ड सप्लाई में जो आईटीसी लगा हुआ है उसी का रिफंड देना है उसको। और इसमें अगर कोई ब्लॉक क्रेडिट है 17 सबसेक्शन 5 में, उसका रिफंड नहीं देगा वो। अगर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जाता है तो कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं देगा। और ये सब गलतियां आपने की हुई है जानबूझ के या अनजाने में। तो वो क्या चाहता है, ये सारी इनवॉइसेस की डिटेल चाहता है आपसे, हाँ या ना? तो वो सारी इनवॉइसेस की डिटेल आपसे मांगेगा। तो पहले तो क्या था, या मैं अब बता देता हूं, अब वो क्या करता है कि जीएसटीआर 2A में जो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसी का वो रिफंड देगा, वरना नहीं देगा। और उन्होंने
एक नया कॉलम ऐड कर दिया GSTR 2A में। आप देखिएगा है या नहीं है, लेकिन सर्कुलर में तो लिखा हुआ है। GSTR 2A में अगर कोई इनवॉइसेस आ रहा है तो इसका मतलब मैच कर गया, हाँ या ना। सप्लायर, रिसिपिएंट, और ये रिफंड के लिए क्लेम करता है, और ये 1 फाइल करेगा, इसके 2A में नजर आ रहा है, और जब ANX 1-2 आ जाएगा तो वहां नजर आएगा, 2A में नजर आ रहा है। 2A में क्या प्रॉपर ऑफिसर जो आपका रिफंड ऑफिसर है, क्या उसको पता लगता है कि ये इनवॉइस किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए है या फिर सर्विसेज के लिए, क्या पता लगता है, हाँ या ना? नहीं पता लगता। तो इन्होंने GSTR 2A में कॉलम ऐड किया है HSN और SAC, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड सर्विस अकाउंटिंग कोड। जब ये कॉलम ऐड हो जाएगा तो क्या रिफंड ऑफिसर को पता लगेगा ये ब्लॉक क्रेडिट का है या नहीं है, हाँ या ना? यस, पता लग जाएगा। दूसरा, मैं एक्सपोर्ट करता हूं इनपुट ए या प्रोडक्ट ए बोल दीजिए, तो इस इनपुट ए को बनाने के लिए ABC की जरूरत पड़ती है, ABCD। मैं खरीद रहा हूं EFG, जो इसको इससे रिलेटेड कोई मतलब ही नहीं बनता, तो क्या मुझे वो इसका रिफंड देगा? नहीं देगा। तो अब क्या हुआ है कि पहले HSN और SSC नहीं होता था तो रिफंड ऑफिसर को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी, तो नाउ दे हैव एडेड दिस कॉलम। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब ये कोई प्रोडक्ट खरीदने जाए जिस सप्लायर से, तो he ensures that this supplier puts HSN and SAC, नहीं तो रिफंड मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं। राजू जी, 90% रिफंड विदाउट वेरिफिकेशन देना है, ये कहां लिखा हुआ है? मैंने बताया था कुछ एक्सपोर्टर्स के लिए है, सभी के लिए नहीं है। और प्रैक्टिकली देखिए रिफंड लेना कितना मुश्किल काम है। मैं तो कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और प्रोफेशनल्स को जानता हूं जो सिर्फ रिफंड का काम करते हैं और कोई काम ही नहीं करते हैं वो। हाँ यस, तो आप लोग इसमें एक्सपर्ट बन जाइए। चलिए, तो ये जो हमने लिखा ना 3B 1 2A, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर नॉर्मल है, डिपार्चर परमिशन, कॉपी ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, अपीलेट ऑर्डर, दीज आर द नॉर्मल थिंग्स। फिर that incidence of tax has not been passed, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, A to लेकर D तक, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, रिफंड वाउचर, रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्स, इनके लिए इंसिडेंस ऑफ टैक्स को चेक करने की जरूरत नहीं है, नो सेल्फ डिक्लेरेशन, नो सर्टिफिकेशन। लेकिन बाकी के लिए 54(8)E के लिए, यानी कि असेसमेंट के केस में, अपील के केस में, अगर लेस देन 2 लाख है तो सेल्फ डिक्लेरेशन, एटलीस्ट 2 लाख है तो CA/CMA का सर्टिफिकेट भी चाहिए कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैज नॉट बीन पास्ड। इस पूरे सिस्टम को ध्यान में रखते हुए रूल 89(2) पढ़ते हैं आपके साथ। हाँ राजेश जी, थैंक यू। Documentary evidences required for claim of refund. The application under Rule 89(1) shall be accompanied by any of the following documentary evidences in Annexure 1 in RFD 01 as applicable to establish that a refund is due to the applicant. जब आप RFD 01 खोलेंगे
तो ये जितनी भी बातें यहाँ लिखी हुई है वो आपको मिलेगी। हमने क्या किया, RFD 01 का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ डाल दिया है, वो मैं साथ साथ आपको बताता भी जाऊंगा। सबसे पहले ये कहता है कि अगर रिफंड अपीलेट ट्रिब्यूनल या किसी ऑर्डर के कारण है, कोर्ट के कारण है, तब द रेफरेंस नंबर ऑफ द ऑर्डर and a copy of the order passed by the proper officer or an appellate authority or appellate tribunal or court resulting in such refund or reference number of any payment of the amount specified in 1076C 7 subsection 6 यानी कि प्री डिपॉजिट, और ये भी प्री डिपॉजिट है। ये प्री डिपॉजिट किसका है, appellate authority का है, यानी कि प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर कमिश्नर अपील ये सब का है, और ये appellate ट्रिब्यूनल का है, क्लेम्ड एज रिफंड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये बेसिकली मुझे लगता है कि ऑनलाइन भी आप अपलोड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है फिजिकल देना, ये सारा ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में। ठीक है। बी, स्टेटमेंट कंटेनिंग द नंबर एंड डेट ऑफ शिपिंग बिल। देख लीजिए, एक स्टेटमेंट कंटेनिंग द नंबर एंड द डेट ऑफ शिपिंग बिल और बिल्स ऑफ एक्सपोर्ट। जब वेसल से जाता है, एयर से जाता है तो शिपिंग बिल, लैंड से एक्सपोर्ट होता है तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट कहते हैं उसको। एंड द नंबर एंड द डेट ऑफ द रिलेवेंट एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। तो मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि आप शिपिंग बिल प्लस इधर इनवॉइसेस जो GSTR 1 में डालेंगे, इन दोनों की मैचिंग हो गई तो रिफंड मिल जाता है। तो ये देखिए वही सब मांग रहे हैं मैचिंग करने के लिए। क्या क्या मांगा, shipping bill and bill of export and the number and date of the relevant export invoices in a case where the refund is on account of export of goods. A statement containing the number and date of invoices and the ये export of goods with payment of tax, ये रूल 96 में भी मिलेगा और ये रूल 89 में भी है। A statement containing the number and date of invoices and the relevant bank realization certificates or foreign inward remittance certificates as the case may be in case where the refund is on account of export of services। तो ये B और C एक साथ है, मैंने आप दिखाता हूँ, रूल 89(2)B एंड 89(2)C। सीरियल नंबर छोड़िए, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यानी कि इनवॉइस है, नंबर, डेट, वैल्यू, गुड्स या सर्विसेज, शिपिंग बिल एंड बिल ऑफ पोर्ट कोड, जिस पोर्ट से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नंबर, डेट, फिर EGM डिटेल्स। याद है मैंने आपको EGM डिटेल्स बताया था आपको क्या होता है। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, जब शिप में सारे गुड्स चले जाते हैं तो ये मास्टर ऑफ द वेसल एक EGM बना के देता है। बेसिकली दिस इज द इन्वेंट्री ऑन दिस वेसल, इन्वेंट्री ऑफ दिस वेसल। फिर बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट एंड FIRC, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, नंबर, डेट एंड वैल्यू। तो ये इंपॉर्टेंट कब है, ये इंपॉर्टेंट कब है, जब आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में तो पैसा के ये जरूरी नहीं है, भले उन्होंने रूल चेंज कर दिया है, वो हम लोग करेंगे आपके साथ, लेकिन जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब तो ये जरूरी नहीं होता, ये जीरो होता है, इसमें होता ही नहीं है कुछ। सही बात। LUT तो सिर्फ एक, राजेश जी, LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग RFD 11 है शायद, उसमें सिर्फ एक लिख के साइन करना पड़ता है कि मैं जो एक्सपोर्ट जो भी करूंगा उसका पैसा मैं ले आऊंगा, बस, और कुछ और कंडीशंस होती है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा होता उसमें। अब आइए डी में, स्टेटमेंट कंटेनिंग द नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइसेस। राजेश जी उसी का हम लोग करेंगे आपके साथ, ये हम लोग करेंगे, अगर पेमेंट नहीं आता तो क्या होता है। A statement containing the number and date of invoices as provided in Rule 46, यानी content of invoice है ये, along with the evidence regarding the endorsement specified in the second proviso of 89(1) in the case of supply of goods made to a special economic zone unit or a developer. C. A statement containing the number and date of invoices, the evidence regarding the endorsement specified in the second proviso, and the details of payment along with the proof thereof made by the recipient to the supplier
for authorized operations as defined in this, देखिए for authorized operations as defined under Special Economic Zone Act 2005. तो authorized operations क्या होता है वो SEZ Act में ही देखना होगा. In a case where the refund is on account of supply of services made to SEZ. इसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि SEZ भी रिफंड क्लेम कर सकता है, सही बात है या नहीं? तो देखिए अगर सप्लायर जो SEZ को सप्लाई कर रहा है अगर इसको रिफंड क्लेम करना है तो बोलता है एक डिक्लेरेशन दीजिए, ए डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट टैक्स हैज नॉट बीन कलेक्टेड फ्रॉम द स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट where the refund is on account of supply of goods or services or both made to a special economic zone or special economic zone. ये डिक्लेरेशन चाहिए, यानी कि DEF एक साथ हम लोग देख रहे हैं. ये DEF है, इसमें देखिए क्या क्या मांग रहा है. टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यानी कि डॉक्यूमेंट डिटेल्स, इनवॉइस नंबर, डेट, वैल्यू, गुड्स सर्विसेज क्या होगा, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट या एंडोर्स इनवॉइस नंबर, ये चाहिए. फिर एक डिक्लेरेशन है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट नो टैक्स हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द स्पेशल इकोनॉमिक जोन. तभी सप्लायर रिफंड क्लेम कर सकता है, नहीं तो SEZ रिफंड क्लेम कर लेगा. आया जी. A statement containing the number and date of invoices along with such other evidence as may be notified in this behalf on account of deemed export. फिर एक मिनट, इसमें उन्होंने कुछ ऐड किया. क्या ऐड किया? एक्नॉलेजमेंट बाय द जुरिडिक्शनल टैक्स ऑफिसर ऑफ द एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर. जिस तरह से हम लोग जब SEZ में सप्लाई करते हैं तो एंडोर्समेंट मांगता है. तो मान लीजिए मैं सप्लायर हूं और EOU को सप्लाई कर रहा हूं. EOU को सप्लाई करना डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है. तो EOU को मिला या नहीं मिला वो गुड्स या सर्विसेज, उसको चेक कौन करेगा? तो उसके बारे में उन्होंने कुछ एक एडिशन लिखा है, आप यहां पर देख लेना फुटनोट में कब आया है. एक्नॉलेजमेंट बाय द जुरिडिक्शनल टैक्स ऑफिसर ऑफ द एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर. एडवांस ऑथराइजेशन बेसिकली एक लाइसेंस होता है जो कस्टम डिपार्टमेंट ही इशू करता है. और एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ऑथराइजेशन होल्डर as the case may be that the said deemed export supplies have been received by the said person, a copy of the tax invoice under which such supplies have been made by the supplier duly signed by the recipient export oriented undertaking, and the said export supplies have been received by it. An undertaking by the recipient of the deemed export supply that no ITC on such supply has been availed by him. भाई सेम केस है. EOU एक अंडरटेकिंग दे देगा कि मैंने ITC क्लेम नहीं किया है, और एन अंडरटेकिंग बाय द रिसिपिएंट और डीम्ड एक्सपोर्ट्स that he shall not claim the refund in respect of such supplies and the supplier may claim the refund. तो ये ABC भी होना चाहिए. अब मैं आपको दिखा देता हूं. ये G है बेसिकली. G on account of deemed export claimed by supplier. सप्लायर क्लेम करता है तो इनवॉइस नंबर, डेट, टैक्सेबल वैल्यू, किस तरह का टैक्स आपने दिया है. तो जब एक्सपोर्ट करता है तो सिर्फ I लगता है, लेकिन डीम्ड एक्सपोर्ट में ICS और सेस दोनों लगता है. ऑन अकाउंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट क्लेम बाय द रिसिपिएंट, वही सेम कुछ है. GST ऑफ द सप्लायर यहां पर मांगेगा क्योंकि जिससे उसने गुड्स और सर्विसेज रिसीव किया, इनवॉइस की डिटेल्स और टैक्स पेड की डिटेल. फिर डिक्लेरेशन यानी कि एक अंडरटेकिंग for recipient or supplier of deem. In case refund is claimed by the recipient, recipient claim करता है तो I hereby declare that refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B. Statement 5B मतलब ये वाला statement है, ये statement 5B, ये वाला अगर recipient claim कर रहा है तो. For the tax period for which refund is being claimed and the amount does not exceed the amount of input tax credit availed in the valid return filed for the said tax period. तो आपका GSTR 1 भी देखेगा, 3B भी देखेगा, 2A के साथ मैचिंग भी देखेगा. नहीं तो देगा ही नहीं. 2A में नहीं आया तो देगा ही नहीं आपको रिफंड. I also declare that the supplier has not claimed refund with respect to said supplies.
अगर रिफंड सप्लायर क्लेम करता है तो रिसिपिएंट कहेगा कि मैं क्रेडिट क्लेम नहीं कर रहा हूं और मेरे सप्लायर रिफंड क्लेम कर लेगा. I also declared that the recipient shall not claim any refund with respect to the said supply, and also the recipient has not availed any input tax credit on such supplies. तो ये बेसिकली अंडरटेकिंग है, और ये अंडरटेकिंग सारा ऑनलाइन ही है, सारा ऑनलाइन है, कोई पीडीएफ अटैच नहीं करना है. इसके लिए सर्कुलर में उन्होंने सारे बातें लिखी हुई है. Inverted duty structure. A statement containing the number and date of the invoices received and issued during a tax period. In a case where the claim pertains to refund of any unutilized ITC under 6, where the credit has accumulated, ये पढ़ लीजिए, where the credit has accumulated on account of the rate of tax on the inputs being higher than the rate of tax on outward supply, other than nil rated or fully exempt supplies. अब इसके लिए वो H में क्या क्या मांग रहे हैं, मैं उससे पहले आपको एक बात बताता हूँ. मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर दोनों हूं. जो मैं मैन्युफैक्चर करता हूं, ABC मेरा इनवर्ड सप्लाई है, और आउटवर्ड सप्लाई है प्रोडक्ट, यानी कि ABC को मिला के मैं प्रोडक्ट Z बनाता हूं. और मैं एक प्रोडक्ट K है जिसकी मैं ट्रेडिंग करता हूं, खरीदता और बेचता हूं. इसी को खरीदा, यही इनवर्ड सप्लाई है, यही आउटवर्ड सप्लाई है. मुझे जो रिफंड मिलेगा वो किस इनवर्ड सप्लाई का मिलेगा, ABC का या K का? ABC का. अब बताइए, मुझे जब वो डिटेल मांगेगा तो इसका भी मांगेगा, इसका भी मांगेगा. करेक्ट है? फिर वो फॉर्मूला में बैठाएगा भी. H देखिए, ये H है, देखिए कितना डिटेल है. क्या लिख रहा है? डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड ऑन इनपुट्स रिसीव्ड. ट्रेडिंग वाला, मैन्युफैक्चरिंग वाला सारा डिटेल मांग रहा है. आप पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है. ये टाइप ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, फिर GSTN ऑफ सप्लाई, टाइप डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह कुछ कुछ लिखा हुआ है. टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई, ICS. डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ, इसमें सेस नहीं लिखा हुआ, बड़े इसमें सेस नहीं लिखा हुआ, ये इंटरेस्टिंग है. और राजेश जी ने भी पूछा था कि सेस का रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, और हमने कह दिया था यस. और बहुत स्ट्रेंज है कि इसमें सेस लिखा ही हुआ नहीं है इस फॉर्म में. इसका मतलब उनका इरादा नहीं है सेस का रिफंड देना. चलिए, फिर डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई रिसीव, आउटवर्ड सप्लाई इशूड. इसका मतलब जो मैं आउटवर्ड, मेरे एग्जांपल में बताइए, ये डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई रिसीव्ड जो है वो प्रोडक्ट के का भी देगा और प्रोडक्ट जेड का भी देगा. सही बात है या नहीं है? देखिए राजेश जी, मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो लड़ाई करने की बात हो गई, कोर्ट में जाके ही पता लगेगा. फिलहाल डिपार्टमेंट नहीं देने वाला, इस फॉर्म से लग गया. फिर ये मांग रहा है टैक्स पेड ऑन आउटवर्ड सप्लाईज. तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि इनवर्ड सप्लाई का टैक्स प्लस वैल्यू, चाहे ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स प्लस वैल्यू, ये सारा मांग रहा है आपसे. ये मैंने इसलिए भी बता दिया कि फॉर्मूला में ये सारा यूज होगा. चलिए, the reference number of the final assessment order and the copy of the said order in a case where the refund arises on account of finalization of provisional assessment, a statement showing the details of transactions considered as intrastate supply but which is subsequently held to be interstate supply या interstate supply to intrastate supply. इसके लिए उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट मांगा तो है.
ये रहा जे, ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्लेस ऑफ सप्लाई, B2C या रजिस्टर्ड रिसिपिएंट नेम इन केस ऑफ B2C, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, नंबर, डेट, वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, details of documents covering transaction considered as intrastate or interstate transaction, earlier transaction which were held interstate या intrastate supply subsequently, ये पूरी डिटेल, ये सेक्शन 77 में जाएगा। मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर इंटर से इंट्रा हो गया या इंट्रा से इंटर हो गया तो आपको करेक्ट टैक्स देना है, रॉन्ग टैक्स का आपको रिफंड मिल जाएगा। सही बात है? इंटरेस्ट लगेगा नहीं, तो कोई करेगा? जब इंटरेस्ट लगना ही नहीं है तो गवर्नमेंट जब कहेगी तब दे देंगे। क्या कहते हैं आप? चलिए आगे करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग द डिटेल्स ऑन अमाउंट ऑफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब आज के डेट में मुझे मैं कैसे प्रूव करूंगा कि ये मेरा एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स है? थ्री बी में मैंने टैक्स पे किया होगा, चलिए तो 3B से आपको पता लग जाएगा एक्सेस पेमेंट है, और आउटवर्ड सप्लाई के इनवॉइसेस से पता लग जाएगा कि एक्चुअल टैक्स आपने कितना है, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट से वो ये सारी डिटेल मांगेगा, तभी पता लगेगा। केस से रिलेटेड कुछ है या नहीं है मुझे याद नहीं है नहीं, लेकिन है कि एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स पीरियड, ARN of the return, date of filing of return, tax payable। जितना मान लीजिए 1000 पेमेंट किया और कितना पेबल था वो लिख लीजिए, फिर बाद में और डॉक्यूमेंट मांग ही लेगा वो आपसे। ये डिक्लेरेशन की कहानी, 2 लाख वाला या CA/CMA की सर्टिफिकेट की कहानी, ये तो हो ही गया। इसके बाद हमने क्या किया, ये जो मास्टर सर्कुलर है इन्होंने बहुत सारी चीजें निकाली टू बी फिल्ड ऑनलाइन। ये देखिए मैंने बताया ना, डिक्लेरेशन, अंडरटेकिंग, स्टेटमेंट, ये सब ऑनलाइन चला जाएगा। कुछ चीजें अपलोडेड करनी पड़ेगी, GSTR 2A, ये स्टेटमेंट ऑफ इनवॉइसेस, ये मास्टर सर्कुलर है। इसके बाद जो सर्कुलर निकाला कि बोलता भैया इसके बेसिस पे तो हम रिफंड देंगे ही नहीं, तो ये अब है ही नहीं। फिर ये BIRC या FRC ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, करेक्ट है? और इसी लाइन में ये टू बी फिल्ड ऑनलाइन, टू बी अपलोडेड, इसी लाइन में ये सारा बना हुआ है, टू बी फिल्ड ऑनलाइन, टू बी अपलोडेड। वही जो हमने बताया है स्टेटमेंट 5A 5, ये वही सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? 89 सब रूल 4 में फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, वो फॉर्मूला अभी हमने किया नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये फॉर्मूला करेंगे। तो ये मैं चाह रहा हूं आप पढ़ लीजिए, पढ़ लेंगे आप, ठीक है? इसके बाद गाइडलाइंस फॉर रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 3। इसमें देखिए इन्होंने क्या लिखा, जो मैंने बताया था कि इनवॉइसेस के बेसिस पर रिफंड नहीं दे रहे, GSTR 2A में अगर रिफ्लेक्ट होगा तो देंगे, ये वही लिखा हुआ है। The matter has been examined and it has been decided that the refund of accumulated ITC shall be restricted to the ITC as per those invoices, the details of which are uploaded by the supplier in one and are reflected in the GSTR 2A of the applicant। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मास्टर सर्कुलर नहीं है, उसके बाद आया है 31 मार्च 2020। इसके बाद इसी सर्कुलर में इन्होंने कहा HSN और SSC यहां नजर आना चाहिए GSTR 2A में, करेक्ट है?
आप जब भी रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे, मान लीजिए आपका आईटीसी में 1000 रुपया पड़ा हुआ है, इसी को तो कैश करवाएंगे, तो रिफंड के लिए अप्लाई कीजिए, ये 1000 रुपया रिवर्स कीजिए, डेबिट कीजिए, नील कीजिए, फिर रिफंड के लिए अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर आप 800 के लिए रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 200, 800 कम कीजिए, 200 बचा रहेगा। तो where the application relates to refund of input tax credit, the electronic credit ledger shall be debited by the applicant by an amount equal to the refund so claimed. ठीक है, लेकिन refund of excess payment of tax, refund of tax paid on intrastate which is subsequently held to be interstate and vice versa, refund on account of assessment, provisional assessment, appeal, refund on account of any other ground or reason, इसके लिए जरूरी नहीं है क्रेडिट लेजर कम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं रूल 92 में आपको अच्छी तरह से करूंगा। आया, कल मिलेंगे आपसे और कहाँ गया, फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। मैं अपलोड कर दूंगा, मैं स्लाइड और वो गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वैसे ही ई बुक के थ्रू आप देख पाएंगे। चलिए बाय बाय।